चैप्टर 1 स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ा कि सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में क्या महत्व है। हम लोगों ने देखा कि सांख्यिकी का केवल अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि अन्य विषयों में भी इसका बहुत महत्व है, जैसे राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र इत्यादि विषयों में। इसलिए ध्यान रहे कि सांख्यिकी का प्रयोग हम लोग केवल अर्थशास्त्र में नहीं करते हैं बल्कि इसका प्रयोग अन्य विषयों में भी किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सांख्यिकी किस शब्द से मिलके बना है, तो ये जर्मन भाषा का शब्द है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि सांख्यिकी जो है जर्मन भाषा का शब्द है। और हमने कल आप लोगों को एक होमवर्क दिया था कि सांख्यिकी के जनक कौन है। आप सब जरूर इसे सर्च करेंगे और सांख्यिकी के जनक के बारे में यानी कि फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में ज़रूर पता लगाएंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 आंकड़ों का संग्रह ऑनलाइन मोड में वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। आपके सामने ये एनसीईआरटी की पुस्तक है जो कि चैप्टर नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स को दर्शाता है। इकोनॉमिक्स में ये हमारा दूसरा बुक है और दूसरे बुक का ये चैप्टर नंबर 2 है, दूसरा ही चैप्टर है। नाम है इसका आंकड़ों का संग्रह। जी हाँ, आंकड़ों का पहले चैप्टर में हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा है उसको यहाँ पर ज़रूर हम लोग यूज करने का प्रयास करेंगे। और आंकड़ों के संग्रह के बारे में इस चैप्टर में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है पहले उसको देख लें। सबसे पहले आंकड़ा संग्रह का अर्थ हम लोग समझेंगे, इसके उद्देश्य को समझेंगे, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के बीच के अंतर को समझेंगे, आंकड़ा संग्रह करने की विधि को समझेंगे, जनगणना और प्रतिदर्श सर्वेक्षण के बीच अंतर कर सकेंगे, प्रतिचयन की प्रविधियों से परिचित होंगे और द्वितीयक आंकड़ों के कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में भी हम लोग इसी चैप्टर में जानेंगे। शुरुआत जैसे ही इस चैप्टर का नाम अगर पड़ा आंकड़ा, तो आंकड़ा है क्या, उसके बाद उसके संग्रह करने की क्या विधियां हैं, किस प्रकार से आंकड़ों को हमने प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों में विभाजित किया है, सभी चीज़ों को जानने से पहले सीधे हम एनसीईआरटी की ओर चलते हैं। एनसीईआरटी क्या बताना चाहती है। पिछले अध्याय में आपने अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में जो जाना है, उसके साथ ही आपने अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की भूमिका और महत्व के बारे में भी पढ़ा है, ऐसा एनसीईआरटी का कहना है। इस अध्याय में आपको आंकड़ों के स्रोतों एवं आंकड़ा संग्रह करने की विधियों के बारे में अध्ययन करना है। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग किस प्रकार से आंकड़े को संग्रह करते हैं, इसकी विधियों के बारे में, और कहाँ से ये आंकड़े आते हैं, इनके स्रोतों के बारे में, दोनों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिएगा। आंकड़ों के संग्रह का उद्देश्य जो है वो किसी समस्या के स्पष्ट एवं ठोस समाधान के लिए साक्ष्य को दर्शाना है। आखिर किसी आंकड़ों का आवश्यकता क्यों पड़ता है, ताकि हम किसी भी समस्या को स्पष्ट एवं ठोस समाधान के लिए साक्ष्य के रूप में उसको दर्शा सकते हैं। हमने एग्जाम्पल में भी क्लास में बताया था कि अगर बोला जाए कि फलाने जगह पर गरीबी है, लेकिन उसमें कितने लोग गरीब हैं, अगर ये आंकड़ा हमको मिल जाए तो हम उन लोगों की गरीबी को दूर करने का भरपूर प्रयत्न कर सकते हैं और सफल प्रयत्न कर सकते हैं। आपको यहाँ भी उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है। कहा है कि अर्थशास्त्र में प्रायः आपको ऐसे कथनों का सामना करना पड़ता होगा, जैसे मान लीजिए कि खाद्यान्नों का उत्पादन 1970-71 में 10.8 करोड़ टन, इससे बढ़ के 1978-79 में 13.2 करोड़ टन हो गया। यहाँ आंकड़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। एक आंकड़ा बताता है कि जो 1970-71 के बीच था 10.8 टन था, और 1978 से 79 के बीच जो है ये बढ़कर 13.2 हो गया। लेकिन फिर 1979 से 80 के बीच फिर गिरकर ये आंकड़ा जो है 10.8 करोड़ टन हो गया। उसके बाद खाद्यान्नों का उत्पादन 2015-16 तक लगातार बढ़कर 25.2 करोड़ टन तक गया, और फिर 2016-17 में इसने 27.2 करोड़ टन का भी आंकड़ा छू लिया। एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास कर रहा है कि वर्ष और उस वर्ष के दौरान, वर्ष मतलब वित्तीय वर्ष 70 से 71, 78 से 79, ये वित्तीय वर्ष की चर्चा करता है। और हम वित्तीय वर्ष के बारे में जानते हैं कि वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जो है ये आपको वित्तीय वर्ष होता है। इस कथन में आपने क्या देखा, तो इस कथन में यह देख सकते हैं कि विभिन्न वर्षों में खाद्यान्नों का उत्पादन एक समान नहीं रहा है, और यह फसल दर फसल और वर्ष दर वर्ष क्या हो रहा है, बदल रहा है। कभी 10.8, कभी बढ़ के 13.2, फिर घट के 10.8, फिर बढ़ के 25.2,
फिर 27.2। आप ज़रूर एक बार पढ़ाने के बाद चैप्टर को फिर पुनः रीडिंग कीजिएगा। लेकिन आप अभी यहाँ समझिए, कह रहा है कि आपकी ये जो खाद्यान्नों का उत्पादन है वो एक समान नहीं है। हर बदलते वर्ष के साथ ये उत्पादन भी जो क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है। यानी कि इसके मूल्य जो हैं वो क्या हैं, परिवर्तनशील हैं और इन्हें चर कहा जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, फिर से जो बातें मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। कह रहा है कि जो मूल्य परिवर्तनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि जो मूल्य परिवर्तनशील होते हैं यानी कि बदलते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो मूल्य परिवर्तनशील होते हैं उन्हें चर कहते हैं। आपने गणित में कक्षा 9-10 में पढ़ा होगा, चर राशि, अचर राशि। इन चरों को प्रायः हम हमेशा कभी एक्स, वाई, जेड से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक चर का मूल्य प्रेक्षण कहलाता है। प्रत्येक चर का मूल्य क्या कहलाता है, प्रेक्षण कहलाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मूल्यों में जो मूल्य परिवर्तनशील होते हैं, पुनः सुनिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मूल्य परिवर्तनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जवाब दीजिएगा, उन्हें चर कहते हैं। क्लियर है। चर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एक्स, वाई, जेड। प्रश्न पूछेगा चर को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, एक्स, वाई, जेड, इनमें से सभी। आपका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो प्रत्येक चर का मूल्य होता है उसे क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना है, प्रत्येक चर का जो मूल्य होता है उसे प्रेक्षण कहते हैं। जो भी बातें मैं बता रहा हूँ ज़रूर इम्पोर्टेंट, जो मैं दोहरा रहा हूँ बातों को अपने कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। हो सकता है एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जा सके, इस एग्जामिनेशन में नहीं, अगले एग्जामिनेशन में पूछा जा सके, या हो सकता है कि इसी पेपर में आपको देखने को मिल भी जाए। क्लियर है। फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, जो मूल्य परिवर्तनशील होते हैं उन्हें चर कहते हैं और चर को हम लोग प्रायः एक्स, वाई, जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और प्रत्येक चर का जो मूल्य है वो प्रेक्षण कहलाता है। आपके किताब में ये एक्स, वाई, जेड दिया है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। प्रत्येक चर का जो मूल्य होता है प्रेक्षण कहलाता है। अब उदाहरण से समझिएगा। उदाहरण के लिए जो अभी आपको कहा गया कि भारत में खाद्यान्न का उत्पादन 70-71 में 108 मिलियन टन और 2016-17 में 272 मिलियन टन के बीच रहा। अब इसको सारणी में दिखाना है। देखिए, जहाँ वर्षों को चर एक्स में और खाद्यान्नों को चर वाई में दर्शाया गया है। आप इस सारणी को देखिएगा तो आपको चर क्या है और इसके आंकड़े के बारे में जानकारी मिलेगी। एक तरफ वर्ष को और दूसरी तरफ खाद्यान्न के उत्पादन को। वर्षों को हमने एक्स चर से डिनोट कर दिया और खाद्यान्नों को हमने वाई चर से डिनोट कर दिया। अब आपकी जो भी शंकाएं थी वो क्लियर हो रही होंगी कि चरों को हमने क्यों एक्स, वाई, जेड में डिनोट किया। ये जो है वर्षों की संख्या और ये उस वर्ष में उत्पादित खाद्यान्नों की संख्या। क्लियर है। देखिए, हर बार ये जो खाद्यान्नों के जो उत्पादन है वो बदलते गया है, इसलिए कहा गया कि चरों के जो मूल्य परिवर्तनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें चर कहते हैं। क्लियर है। एक्स, वाई, जेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चर एक्स तथा वाई के मूल्य जो हैं यही आंकड़े हैं। अब यहाँ जो आपको दिख रहा है, एक्स में ये वर्ष जो है और वाई में उत्पादनों की जो ये संख्या है मिलियन टन में, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग आंकड़े कहते हैं, जिनके द्वारा हम भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन के बारे में एक सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और खाद्यान्नों के उत्पादन में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति को जानने के लिए हम विभिन्न वर्षों के लिए भारत के खाद्यान्नों के उत्पादन के आंकड़ों की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है। अगर अभी भी आपको आंकड़ा क्या है ये समझ में नहीं आया है तो आप फिर से समझिए। आंकड़ा एक ऐसा साधन है जो सूचनाएं प्रदान कर समस्या को समझने में सहायक होता है। ये आपकी एनसीईआरटी कहती है कि आंकड़ा एक ऐसा साधन है जो सूचनाएं प्रदान कर समस्या को समझने में सहायता करती है। एनसीईआरटी आपको इस उदाहरण के माध्यम से समझा रही है कि भाई फलाने वर्ष में कितना उत्पादन हुआ। आपके पास ये आंकड़ा है तभी जाकर के आप भारत में उस वित्तीय वर्ष में उत्पादन की संख्या को समझ करके
आने वाली समस्याओं को सुलझने का या सुलझाने का आप प्रयास कर सकते हैं। दूसरे उदाहरण से अगर हम समझें, हमारे पास अगर आंकड़े हो जाए कि हाँ, XYZ ये गांव है और इस गांव में मात्र 10 लोग क्या हैं, गरीब हैं। तो हमारे पास ये आंकड़ा आ गया ना गरीबों का। अब आंकड़ा आने से क्या होगा, इन गरीबों के लिए, इन गरीबों की गरीबी को दूर करने के लिए या इनकी मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम एक विशेष योजना बनाकर इन 10 लोगों की गरीबी को दूर करने का प्रयास बेहतर कर सकते हैं और शायद हम उसमें सफल भी हो सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि आंकड़ा जो है वो एक ऐसा साधन है जो सूचनाएं प्रदान करता है। सूचना प्रदान किया गया कि इस वर्ष में इतना उत्पादन, सूचना प्रदान किया गया कि अगले वर्ष में उत्पादन बढ़ा है। अगर आपके पास ये आंकड़े नहीं होते तो आपको ये जानकारियाँ प्राप्त नहीं होती। इसीलिए कहा गया कि आंकड़े जो हैं वो सूचनाएं प्रदान कर समस्या को समझने में सहायक होती है, और जब तक आप समस्या समझेंगे नहीं तब तक आप उसका निदान नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप आंकड़े को समझ गए हैं तो अब आपके पास यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर ये आंकड़े आते कहाँ से हैं, इन्हें कलेक्ट कौन करता है। यानी कि NCERT भी आपकी यही बातों पर जोर देती है कि ये आंकड़े कहाँ से आते हैं और ये कैसे संग्रहित किए जाते हैं। संग्रहित मतलब इकट्ठा किए जाते हैं। अब हम आगे जो देखेंगे वो आंकड़ों के प्रकार देखेंगे, आंकड़ों को संग्रहित करने की विधियां देखेंगे, साधनों और आंकड़ों के स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। ऊपर हमने जो पढ़ा एक बार अगर उसकी पुनरावृत्ति हम कर लें तो एक बार आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको आंकड़ों के बारे में समझाने का प्रयास किया गया है, लेकिन आंकड़ों के साथ साथ आपको मुख्य रूप से 2 चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे पहला चीज़ कि चर क्या होते हैं। तो चर फिर से बोलिए मेरे साथ साथ, जो मूल्य परिवर्तनशील होते हैं उन्हें चर कहते हैं। चर को डिनोट किससे करते हैं, तो XYZ, प्रायः चर को XY और Z से डिनोट करते हैं। और प्रेक्षण किसे कहते हैं, तो प्रत्येक चर का जो मूल्य होता है वो प्रेक्षण कहलाता है। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट इस पैराग्राफ में कि आंकड़ा किसे कहते हैं, तो आंकड़ा एक ऐसा साधन है जो सूचनाएं प्रदान कर समस्या को समझने में सहायक होता है। उम्मीद होगा इतनी जानकारी जरूर ग्रहण किए होंगे।